हेलो दोस्तों, हम लोग अभी सीडीपीओ के आपको जीएस पेपर सेकंड का जो पेपर हुआ है उस पर विचार विमर्श करने के लिए आए हैं। ऊपर से देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन रैंकर व्यू के टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आज डिस्कस करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन था और कैसे लिखना था। पहला क्वेश्चन है, एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार संविधान की भावना के अनुसार कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ना कि केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। राज्यपाल वैसे भी बीपीएससी के लिए ये हॉट टॉपिक हर बार रहा है। साल जितना भी बीपीएससी एग्जाम लिया जिसमें लिखने वाला रहा है तो राज्यपाल पे क्वेश्चन अमूमन रहा है, तो ये सवाल आना इस तरह का लाजमी भी था। तो इसमें करना क्या था वो समझते हैं हम लोग। राज्यपाल को लाया क्यों गया था, राज्यपाल पद को हम लोग क्यों लाए थे। पहले जब आपको ये पता होगा कि राज्यपाल पद का इवोल्यूशन भारत के संविधान में क्यों किया गया तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। भारत में जब हम लोग आजाद हुए तो हम लोगों का देखिएगा तो एक विविधता थी। आजादी के बाद यह भी डर था कि भारत एक और विभाजन ना देखे, तो हम लोगों ने मतलब संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल पद को इवॉल्व किया था। राज्यपाल पद के अंतर्गत यह माना गया था कि राज्य का एक प्रमुख होगा जो राज्य की कार्रवाई को देखेगा। इसके लिए राज्यपाल पद को लाया गया, लेकिन राज्यपाल के साथ ही वहां हर प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री के पद का भी निर्माण किया गया था, जो वास्तविक प्रमुख के रूप में था। दोनों में डिसीजन में कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, इसीलिए राज्यपाल की शक्तियों को कम करके दिया गया, जिसके कारण हुआ क्या कि राज्यपाल के पद के साथ हर साल अब तक बहुत सारे विवाद देखने को मिले। अब ये राज्यपाल से यह आशा की गई कि राज्यपाल चूंकि संवैधानिक पद है तो संविधान के अनुसार उनको जो जो कार्य दिए गए हैं, वो जो कार्य संविधान दिया है जो संविधान जो संवैधानिक जो संवैधानिक कार्य सौंपे गए थे वो करें। 1962 तक देखिएगा तो कोई विवाद नहीं उभरा। कारण क्या था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह एक ही कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण ज्यादा विवाद नहीं हुआ। 62 के बाद हम लोग देखते हैं कि विवाद हुआ आता है, जहां पे राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में कहीं कहीं कार्य करता हुआ दिखाई देते हैं, लेकिन यह बात कि सिर्फ केंद्र के एजेंट के रूप में है, यह भी पूर्णतः सही नहीं है। इसका कारण यह था
कि सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट की सरकारें काम कर रही थी। यदि फैसला स्टेट गवर्नमेंट के विरोध में या विपक्ष में रहता था तो स्टेट गवर्नमेंट ये आरोप लगा रही थी कि केंद्र के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में यह कार्य किया गया। लेकिन जब हम लोग इसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि राज्यपाल ने एक दो केस छोड़कर अधिकतर जगह अपने संवैधानिक पदों का प्रयोग किया है, ना कि दुरुपयोग। यहां पे आपसे यही पूछ रहा था कि एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे जो भी राज्य मान लेते हैं, कि हाल ही में हम लोगों ने बिहार में या महाराष्ट्र में देखा कि सरकार जैसे महाराष्ट्र में एक शिवसेना गुट की सरकार थी और दूसरा बीजेपी गुट विरोध में। इन्होंने यहां पे शिवसेना गुट जब टूटा, बीजेपी को समर्थन किया, तब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बीजेपी समर्थित सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। यहां पे महाराष्ट्र के दल यह आरोप लगा सकता है कि यह केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन यदि हम लोग संवैधानिक रिपोर्ट देखे 2-4 कमेटियों का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल के लिए यह सिफारिश है कि राज्यपाल जब भी कोई अल्पमत में सरकार आए तो राज्यपाल पे यह दायित्व है कि वैसे सरकार बनाने का ऑफर करे जो गुट बहुमत साबित करने की स्थिति में हो। यहां पे भी वही हुआ, फिर बिहार में भी हम लोग वही देखते हैं। तो यहां पे यह कह सकते हैं कि राज्यपाल संविधान की भावना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद में यह आशा राज्यपाल से की जाती है कि संविधान के द्वारा दिए गए निर्देशों को वो पालन करे, ताकि केंद्र के एजेंट के रूप में। दूसरा, अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है। अध्यादेशों को लागू करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के इस टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिए। अध्यादेश एक विशेष परिस्थिति है जिसे आर्टिकल 123 जो कहता है कि यदि कोई भी विधेयक पारित करने की स्थिति ना हो तो सरकारें अध्यादेश लागू कर सकती है। यह एक आपातकालीन स्थिति की तरह था कि यदि लोकसभा या राज्यसभा या एकाएक किसी कानून की जरूरत है तो सरकार अध्यादेश के अनुसार अध्यादेश लाकर उस कानून को लागू करा दे। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर जब से गठबंधन की सरकार का दौर आया, जिसमें किसी भी दल के पास इतना बहुमत नहीं रहता है कि वो अकेले कानून बना सके या राज्यसभा में विपक्ष की जरूरत हो
और विपक्ष उस कानून पे समर्थन अपना ना दे रहा हो तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत लेते आती है। लेकिन अध्यादेश एक अल्पकालीन समस्याओं का समाधान है, ना कि पूर्णकालीन। अर्थात अध्यादेश को उसी स्थिति में लाया जाए जब अध्यादेश को उसी स्थिति में लाया जाए उसके पास समय की कमी हो, ना कि लोकसभा और विधानसभा में बहुमत ना होने की स्थिति में। इस स्थिति में यह होगा कि भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 1, हम भारत के लोग, अर्थात कि भारत पे जो शासन मतलब संविधान या शासन, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। और लोकसभा संसद के 3 पार्ट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। और भारत का संविधान के तहत यह है कि कोई भी कानून इस 3 प्रोसेस से गुजरे। आर्टिकल 123 इसको सरपास करके प्रेसिडेंट प्लस मंत्रिपरिषद पास कोई भी कानून लागू करने का व्यवस्था करता है। इसमें समस्या यह है कि कानून तो लागू हो समय के लिए 6 महीना के लिए और पहली बैठक से 6 सप्ताह के अंदर उसको पास कराना, लेकिन जो मूल जो भावना था कि संसद से जो भी कानून पास होना चाहिए, और संसद मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, अर्थात लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत प्रतिनिधि के द्वारा, अर्थात जनता, भारत की जनता के द्वारा। यह भावना इसमें उस समय पूरी नहीं होती हुई दिखती है जब बार बार किसी भी कानून को लाने के लिए अध्यादेश लाया जाता है। इस स्थिति में जो भारत का जनमत है उसका विरोध देखने को हमें मिल सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक तरह का धोखा है। यह धोखा इस प्रकार से है क्योंकि संविधान मानता है कि कोई भी कानून इस प्रोसेस से गुजरे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में किसी भी कानून को पास होने वक्त उस कानून पे ढेर सारे विचार विमर्श तर्क चलता है, जिससे कानून में जो खामियां हैं, कानून की खामियों और कानून का समावेशी दोनों होना जरूरी है, जबकि अध्यादेश इस दोनों को सरपास करता है। इसीलिए माना जाता है कि लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है। मतलब लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया ये को सरपास किया, इसीलिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है अध्यादेश के लागू करने के संबंध में। अर्थात अध्यादेश अल्पकालीन समय के लिए यदि बहुत ज्यादा जरूरत है तब तो लाया जाए, लेकिन किसी भी कानून को हर बार लागू करने का अध्यादेश माध्यम नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप इस से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है?
हाल में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि कुछ जज रिटायरमेंट के बाद कुछ कुछ पद को सुशोभित कर रहे हैं, जैसे रंजन गोगोई जी जो राज्यसभा के सांसद बने, या और बहुत सारे जजों को देखें जो राज्यपाल के पद पे भी रिटायरमेंट के बाद आए। यहां पे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों के निवृत्ति के बाद जो ये राज्यपाल का पद या राज्यसभा के सांसद इस तरह का जो पद ग्रहण करते हैं, क्या इससे उनके द्वारा जो पूर्व निर्णय किए गए हैं उसको प्रभावित कर यहां पे कि क्या जजों द्वारा पद ग्रहण किए जाते उसके कारण वो उनके पहले के जो निर्णय हैं प्रभावित करते हैं तो कैसे करते हैं, नहीं करते। सहमत है कि जजों द्वारा जो ये सेवानिवृत्त पद ग्रहण किए जा रहे हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आपको बताना था कि एग्जाम्पल आप एकदम एग्जाम्पल से ही शुरू कर सकते थे। रंजन गोगोई जी जैसे लास्ट में बाद में राज्यसभा के सांसद, पहले वो अयोध्या जजमेंट में अयोध्या जजमेंट राफेल पे निर्णय, क्या उनके निर्णय प्रभावित थे की आकांक्षा के या भविष्य की आकांक्षा के प्रति? तो आपको इसमें लिखना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर संविधान में वर्णन नहीं है कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई जज इस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, यह बात जब हम लोग जुडिशियरी सिस्टम को देखते हैं या जुडिशियरी सिस्टम के अब तक के इतिहास को समझते हैं भारतीय जुडिशियरी के, तो भारतीय जुडिशियरी का इतिहास आप जब पलटिएगा तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि जजमेंट अलग रहा है और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले प्रलोभन अलग रहे हैं। इस तौर पर कुछ जजों ने सेवानिवृत्ति के बाद पद को ग्रहण किया है, लेकिन आप देखना था कि मेरा मानना है कि वह उनके पूर्व के निर्णयों को प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो जुडिशियरी सिस्टम है वो बहुत ही व्यापक है। का कारण कि आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय क्यों ना हो, आप उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। जैसे ही आप जुडिशियल रिव्यू लेते हैं तो फिर से उस पर, जैसे पहले तीन जज बैठे तो उसके बाद उस जुडिशियल रिव्यू के बाद उस पर 5 सदस्य जज बैठते हैं और उस पर निर्णय बहुमत के हिसाब से होता है। जैसे कल परसों का जो आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, उसमें देखिएगा तो और 2 से जजमेंट पास हुआ। अब इस 2 में ये आपके सीजीआई भी थे। यदि किसी फैसला प्रभावित करना होगा तो पूरे के पूरे
प्रलोभन देना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं दिखता है। मान लेते हैं कि यहां पे हो भी जाएगा, तो फिर अगला जजमेंट बैठेगा 5-7 का। तो आप जुडिशियल रिव्यू जो एक सिस्टम है, जिससे आप शो कर सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। दूसरी बात, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का हो या इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसमें आपको संविधान का जो मौलिक विशेषता है, आपको उसके आधार पे ही सवाल का जवाब देना है। आपका विचार क्या है कि प्रभावित कर सकता है नहीं कर सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका पर्सनल जो व्यू है इसके प्रति, ये आप अपने एग्जाम हॉल के बाहर रख के आइए। एग्जाम हॉल में आप आइडियल बनिए और लिखिए कि एकदम नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा कि लिख दीजिए कि हाँ हम इस विचार प्रभावित कर सकती है। आप जैसे ये कीजिएगा, आपका आंसर वहां पे गलत हो जाएगा और 3-4 नंबर 5 नंबर दे के आपको छोड़ देगा। यही कारण है कि बहुत सारे लड़कों को जो 40-50 मिल जाता है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में आप देखे होंगे, आप लोगों को तो ये पता चलता है कि 40 नंबर कैसे आ सकता है। आप जैसे ही इसको लिख दिए कि हाँ एक भी बार, उसके बाद भी कटाक्ष कर रहे हैं, तो आपका वहीं पे ये आंसर गलत हो गया। क्योंकि संविधान क्या कहता है, संविधान उसके नौकरी पे रोक नहीं लगाता है, और अब तक का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित किया है। तो आप अपने फैसला को, जो अभी आपका विचार है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इस सब सवाल में एकदम आपका विचार है, आप उसको एग्जाम हॉल के बाहर रखिए, और जो यहां पे आपको आइडियल लगे डिप्लोमेटिक बनिए, आइडियल लिखिए, नंबर आपको मिलेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चुनावों का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, चर्चा कीजिए। आजकल हम लोग ये सवाल दिन से, मतलब पिछले 5-10 साल से केंद्र में एक बार तो इसके लिए मीटिंग भी हुआ है सर्वदलीय, कि स्टेट फंडिंग अर्थात राज्य के खर्च के द्वारा चुनाव होना चाहिए। यहां पे आप इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिखा सकते हैं। यहां पे आप अपने विचार को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जब किसी भी विचार को अपने रखिएगा, तो आपके पास यदि उसका विचार पॉजिटिव है तो एक निगेटिव उसका खोज लीजिएगा, यदि आपका एक निगेटिव है तो उसका एक पॉजिटिव खोज लीजिएगा, जिसके कारण आपका उत्तर संतुलित नजर आएगा। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, कि क्या चुनावों में स्टेट फंडिंग होना चाहिए। देखिए यह चुनाव, पहली बात कि भारत में बहुपार्टी सिस्टम है या बहुदलीय व्यवस्था। देखिए इसका आंसर का क्या क्या ये रहना चाहिए था, फॉर्मेट ये देखिए, बहुदलीय व्यवस्था है, जिसके कारण बहुत सारे प्रत्याशी रहते हैं। तीसरा, यह एक आर्थिक बोझिल बनेगा सरकार के लिए। अब देखिए कि
इस सिस्टम के कारण आज यदि देखिएगा, यदि स्टेट सेंट्रल सब दल को मिला लीजिएगा तो कम से कम होगा तो 500 प्लस ही दल होगा, जिसके कारण मतदाता भी बहुत होगा। अब क्या इन सारे मतदाताओं के लिए फंड का व्यवस्था यदि स्टेट करेगा तो स्टेट का फंड चुनाव पे खर्च ज्यादा हो। इस चुनाव सरकार के पास सामाजिक खर्चे कम होंगे। यदि सरकार को स्टेट फंडिंग करना ही है तो उसके पहले बहुत सारे सुधार उनको धरातल पे करने होंगे। जब तक उन सुधारों को नहीं कर स्टेट फंडिंग सरकार के खर्च को बढ़ाए। ठीक है, आपको इसमें यही दिखाना था कि चुनाव का स्टेट फंडिंग अच्छा विचार है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। आप एक उसके बाद आपको जैसे आपको फॉर्मेट क्या होना चाहिए था, फॉर्मेट होना चाहिए था चुनाव में स्टेट फंडिंग। भूमिका 4 से 5 लाइन का लिखते हैं कि हाल के समय में गांव में स्टेट फंडिंग की चर्चा जोरों पर है, उसके पीछे ये कारण रहे हैं। उसके बाद इसका पॉजिटिव, उसके बाद आपको इसका निष्कर्ष दिखाना था। चलिए अब सेक्शन क्या बोलते हैं, जीएस पेपर 2 का सीडीपीओ का सेक्शन खंड जो फर्स्ट है वो आपका पूरा हुआ। जो भी आपका क्यूरीज होगा आप हमारे संस्थान पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज जो 67 के लिए चल रहा है, जिसमें जीएस के लिए डीआई के लिए और अलग अलग ऑप्शनल के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज और क्लास चालू है। आप लोगों को जुड़ना हो तो हमारे संस्थान रैंकर व्यू से संपर्क करें। थैंक यू।